सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। इससे पहले कि हम अपनी तीनों अहम खबरों पर आएँ, आज एक अहम तज़किरा करना ज़रूरी है। साबिक़ नाज़िम कराची नेमतुल्लाह ख़ान एडवोकेट साहब अब हम में नहीं रहे, इंतकाल कर चुके हैं। नेमतुल्लाह ख़ान साहब के हवाले से बासानी कहा जा सकता है कि हम सहल तलब कौन से फ़रहाद थे, लेकिन अब हमसा भी तेरे शहर में कोई और कहाँ है। नेमतुल्लाह ख़ान साहब का 4 साला दौर इक़्तिदार कराची के अवाम के लिए एक राहत का बायस था। हर वो आदमी जो किसी सियासी जमात से मुंसलिक ना भी हो, अगर उसे अपने शहर से प्यार है, मोहब्बत है, तो वो इस हकीकत का इदराक या एतराफ़ करने में कभी भी हिचकिचाता नहीं पाया जाएगा कि नेमतुल्लाह ख़ान के दौर में कराची और कराची वालों ने जो सुख का सांस लिया वो बयान से बाहर है। इस दौर इक़्तिदार में सबसे ख़ास बात इसकी ये थी कि इसमें एक फ़ौजी आमिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ नामी, उसकी भरपूर आशीर्वाद नेमतुल्लाह ख़ान एडवोकेट को हासिल थी। और वो इसलिए नहीं कि वो इनके मामू के लड़के थे, बल्कि इसलिए कि उस आमिर को ये मालूम था कि नेमतुल्लाह ख़ान डिलीवरेबल्स को इंश्योर करने के लिए कोई भी हद पार कर जाएगा। इस 72 साला बूढ़े पर, नेमतुल्लाह ख़ान पर जनरल परवेज़ मुशर्रफ के एतमाद का ये आलम था कि उस दौर में कराची में कराची वालों को, कराची की शहरी हुकूमत को पहली मर्तबा ऑन बोर्ड लेकर के तामीर और तरक्की के ऐसे ऐसे काम किए गए जो उससे पहले कराची वालों ने होते नहीं देखे थे। उस दौर में शहर में मुतअद्दिद नए फ्लाईओवर्स और अंडरपासेस तामीर हुए। उस दौर में पानी के नए मंसूबों का इफ्तिताह हुआ, आगाज़ हुआ। कराची के अवाम को खूबसूरत कुशादा पब्लिक पार्क्स मुयस्सर आए। सफरी ज़रूरियात के लिए बड़ी UTS अर्बन ट्रांसपोर्ट स्कीम का आगाज़ किया गया। स्कैनिया बसेस जो हैं वो कराची की सड़कों पर दौड़ती नज़र आईं। एयर कंडीशन्ड बसों में पब्लिक ने पहली मर्तबा गालिबन सफ़र किया। इस दौर में सबसे अहम तरीन बात यह थी कि ये अकेला आदमी जो जमात इस्लामी के टिकट पर मुंतखब होकर अहलियान कराची की खिदमत के लिए सामने आया था, कराची के ठेकेदारों, मैं बात कर रहा हूँ MQM की, कराची के ठेकेदारों से इसे जिस ज़बरदस्त किस्म की मज़ाहमत का सामना करना पड़ा वो अपनी एक तारीख़ है। यूँ तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट या MQM या वॉटेवर की तारीख़ भरी पड़ी है लाल गुलाबी बातों से, 98% मज़लूम तबके, फलाना डिकाना वॉटेवर। और उस दौर में इन गुनाहगार आंखों ने ऐसी ऐसी कार्रवाइयाँ होती देखी कि जिसका तसव्वुर भी बहुत कराहत आमेज़ है। महज इसलिए कि नेमतुल्लाह ख़ान का ताल्लुक़ MQM से नहीं था, महज इसलिए कि नेमतुल्लाह ख़ान कोई यूनिट या सेक्टर इंचार्ज नहीं था, उसके किए गए कामों में MQM ने जो रखनेबाजी की उसकी मिसाल नहीं मिलती। मुझे अच्छी तरह याद है कोरंगी 5 नंबर एक इंतहाई शानदार वसी वरीज़ पार्क, जिसके मेरा ख्याल है इस वक्त तो खैर उसका नाम ही बचा है। जब उसका इफ्तिताह करने की बारी आई तो मरहूम शुएब बुखारी साहब को, जो उस वक्त बदकिस्मती से वज़ीर थे, और ऐसी कई बदकिस्मतियाँ शहर पर मुसल्लत थीं, शुएब बुखारी को भेजा गया और शुएब बुखारी उस मंसूबे पर अपनी तख्ती लगाकर इफ्तिताह करके चलते बने। आज जो हमारे आपके स्तरों पर मुसल्लत है मेयर बन के वसीम अख्तर, मैं ये नहीं कहूँगा कि वसीम अख्तर को नेमतुल्लाह ख़ान से सबक सीखना चाहिए, इसलिए कि सबक सीखने वाले कुछ और होते हैं। सबक सीखने वालों की तरबियत, सियासी तरबियत कुछ और होती है। वो अल्ताफ़ भाई के हाथों दूध पी पी कर या जहर पी पी कर बड़े नहीं हुए होते सियासी तौर पर। उस दौर में यही वसीम अख्तर मुशीर बल्दियात बनकर कराची के शहरियों पर नाजिल थे। मुझे अच्छी तरह याद है
मुताद्दिद टीवी चैनल्स पर गला फाड़ फाड़ कर मौसूफ चिल्लाया करते थे कि शहर की 19 सड़कें खोद दी इस शख्स ने। उसके बाद जब खुद MQM के नॉमिनेटेड मुस्तफ़ा कमाल का दौर आया, शहर की 219 सड़कें खुदी हुई थीं और मुस्तफ़ा कमाल साहब का कहना था, और दुरुस्त कहना था, कि अगर खोदूंगा नहीं तो बनाऊंगा कैसे। बात ठीक है, लेकिन उस वक्त इस मुशीर बल्दियात को वो ना आई जो ख्वाजा आसिफ साहब कहते थे। उस दौर में जो बारिश हुई उसने कराची के अवाम का खूब सब्र आजमाया, और कराची के अवाम ही का क्या, 72 साला नेमतुल्लाह खान के लिए यूं समझिए कि एक महाज MQM ने खोल दिया कि शहर डूब गया, नेमतुल्लाह खान क्या कर रहा था। जबकि आज इस वक्त अगर माजी करीब की तारीख आप देखें, बारिश होती है तो सबसे पहले गायब होने वाला ये मेयर होता है, बारिश होती है तो सबसे पहले वजीर बल्दियात गायब हो जाता है, और जारी होती हैं तो महज प्रेस रिलीजेस या फोटो रिलीजेस। कराची के ठेकेदारों ने कभी गटर लाइनें उस दौर में बंद की ताकि नेमतुल्लाह खान पर कीचड़ उछाला जा सके, कभी तामीर शुदा मंसूबों का इफ्तिताह किया और चलते बने। ताहम यह बात अपनी जगह हकीकत है कि नेमतुल्लाह खान इस माफिया से, इस MQM से कारकर्दगी की जंग जीत गया। एक और बात जिसका आज पहली मरतबा मैं ऑन एयर इंकिशाफ फरमा रहा हूँ, मुस्तफ़ा कमाल साहब को भी इस बात की खबर नहीं है। पहली मरतबा जब मुस्तफ़ा कमाल साहब से मेरी इंटरेक्शन हुई, जब मेरा सामना हुआ, उस वक्त रावी यानी कि मैं एक चैनल पर स्क्रिप्ट राइटर और एसोसिएट प्रोड्यूसर था। एक डॉक्यूमेंट्री के लिए उनका एक छोटा सा साउंड बाइट लेने के लिए गया, और तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर मैंने जो सबसे आखिरी सवाल उनसे दागा वो ये था कि हुजूर, कराची की तामीर और तरक्की का जो झंडा आप लिए चल रहे हैं, वो झंडा दरअसल नेमतुल्लाह खान का है, आप सिर्फ अपना नाम लगाए बैठे हैं। इंतहाई हैरत अंगेज बात, जब इंटरव्यू खत्म हुआ, कैमरे बंद हुए, मुस्तफ़ा कमाल साहब कमरे से बाहर निकले, फिर दोबारा कमरे में लौटे, मेरे कंधे पे हाथ रखा और उन्होंने मुझसे कहा तुम ठीक कहते हो। और उसके बाद मुस्तफ़ा कमाल साहब से मेरी मुलाकात उस वक्त हुई जब मैं एंकर बन चुका था। ये पहली मरतबा है जो मुस्तफ़ा कमाल साहब भी मेरे ख्याल है ये हकीकत सुन रहे होंगे। खैर, अल्लाह ताला परवरदिगार आलम से दुआ है कि परवरदिगार नेमतुल्लाह खान साहब को करवट करवट जन्नत में जगह दे, उनको परवरदिगार आलम मग़फ़िरत नसीब फरमाए। और मैं ये दुआ बिल्कुल करके किसी का भी टाइम बर्बाद नहीं करूँगा कि मेयर वसीम अख्तर को नेमतुल्लाह खान के नक्श कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, क्योंकि वसीम अख्तर इस लायक नहीं है, वसीम अख्तर की वो हस्ती नहीं है, उनकी वो हैसियत नहीं है, उनकी वो इस्तिताअत नहीं है, उनकी वो सियासी तरबियत नहीं है, और उनका वो कद नहीं है कि वो नेमतुल्लाह खान का 25% भी बन जाएं। अपनी मामूल की ख़बरों की जानिब आते हैं। आज हमारे साथ जो पैनलिस्ट मौजूद हैं, पहले उनका तारुफ करा दूं। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब कैसर शेख साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग से, नदीम कुरैशी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद हैं, आजिज़ धामरा साहब हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। तीनों खबरें पहले आपकी खिदमत में गोश गुजार कर दूं। खान साहब ने ऐलान फरमा दिया, फरमा रहे हैं कि महंगाई माफिया को सजा मिलने तक चैन से नहीं बैठूंगा। अपोजिशन को कहना है कि इसका मतलब है कि आप कभी चैन से नहीं बैठेंगे। मसीहा सब्जियां सस्ती होने पर खुशी से फूले नहीं समाते। पूछना यह था कि हुजूर, जो कुछ आपके आने के बाद हमसे छीन लिया गया या महंगा कर दिया गया, उसकी खबर है? इस दौरान में वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी मोहतरम जनाब फवाद द ग्रेट चौधरी साहब की मुलाकात खान साहब से हुई। खान साहब से उन्होंने शाबाश वसूल फरमाई। भला क्यों? वो भी इसलिए कि 25 एकड़ अराजी जो कि यकीनन किसी अपोजिशन वाले ने तंबू कर रखी थी, वो फवाद चौधरी साहब की वजारत ने छुड़ा ली। काबिल सताइश है ये काम, और उस पर खान साहब ने उनको स्टार्स मजीद कुछ लगाए। ताहम गंदुम और चीनी बहरान में अरबों रुपए कमा लेने वाले आज भी मेरे मोहतरम मसीहा की निगाहों से बदस्तूर ओझल ही हैं। बयान है, मैं हूं और आप हैं। एक और अहम डेवलपमेंट यह हुई है कि नैब को एक और जबरदस्त किस्म की सुबकी का सामना है। यह पहली मर्तबा नहीं, इसलिए मुझे लगता है कि नैब भी अब आदी होती जा रही है। शाहिद खाकान अब्बासी और एहसन इकबाल साहब दोनों साहिबान को आज जमानत मिल गई है। कहा गया है एक फैसले में कि मुंतखब अरकान को अवामी नुमाइंदगी से कैसे
महरूम किया जा सकता है। अदालत ने दोनों साहिबान को 1-1 करोड़ रुपए के मसलकी जमा कराने का हुक्म दिया, जिसके बाद खबर आई कि नैब हुक्काम सर जोड़कर बैठ गए और अब वो सुप्रीम कोर्ट में इस एक फैसले के खिलाफ, इस एक फैसले को चैलेंज करने का इरादा रखते हैं। वज़ीर आला सिंध ने अपने शदीद गम, दुख और सदमे का इजहार फरमाते हुए कहा है कि मजीद ने उनसे गुफ्तगू से, उनसे मुलाकात से रादर इनकार कर दिया। अब मैं ये सोच रहा हूँ, ये तो अच्छी खबर है। मुराद सईद तो छोड़ें, आपका ही टाइम बचा हुजूर। जज्बाती गुफ्तगू, लायानी, कुछ हासिल उसूल नहीं, बच गए आप भी। वज़ीर आला फरमा रहे थे कि सेवन जामशोरो शाहरा तामीर न करना मुझसे नाइंसाफ़ी। हुजूर कल के अखबार में खबर छपी थी, आपने मेरे ख्याल गौर नहीं किया, जहां एक छोटे से मासूम 3 साला बच्चे को एम्बुलेंस नहीं मिली, उसके जनाजे को ले जाने के लिए उसके माँ बाप रोते पीटते चिंची में जनाजा ले गए। इससे पहले 1 महीने पहले ही मैंने खबर शेयर की थी, जहां डंडा डोली करके मैयत को ले जाया गया था। उससे पहले एक खबर मैंने शेयर की थी जिसमें जो है वो कांधों पर रख करके मैयत को ले जाया गया था। इस तरह की बहुत सारी खबरें हैं। अवाम के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है वो आप ही के राज में हो रही है। मेरे ख्याल है थोड़ा सा उस तरफ अगर आप तवज्जो दें तो इस एक नाइंसाफ़ी के जो है वो दाग आपको तंग नहीं फरमाएंगे। कहते हैं कि विफाक 7 अरब दे दे, हम सेवन जामशोरो शाहरा बना करके दिखा देंगे। हुजूर पहले कराची बना लीजिए। कराची की टूटी फूटी खस्ताहाल सड़कें जिससे ना बन पा रही हों, वो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है कि मैं ये बना दूंगा और वो बना दूंगा, अच्छा लगता नहीं है। कहते हैं कि मवासलात की वजारत महज ज़्यादा बोलने पर दी गई है। हुजूर पूछना ये था कि ये वजारत आला किस काम का सिला है। इसी तरह के कुछ मौज़ूआत पर गुफ्तगू के लिए आज मेरे साथ मेरा पैनल मौजूद है, तारुफ मैं करा चुका हूँ। सबसे पहले हस्ब रिवायत हस्ब दस्तूर हुक्मरान जमात का हम रुख करेंगे। नदीम कुरैशी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे पाकिस्तान के 50 सालों का अहवाल। जरदारी साहब चोर थे, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, नवाज शरीफ साहब डाकू थे, इससे ये शुरू करेंगे। उसके बाद ये मुझ पर आएंगे, कुछ थोड़ी सी मडस्लिंगिंग होगी, उसके अलावा नया क्या है आज ज़रा ये जान लेते हैं। नदीम कुरैशी साहब, हुजूर इस्माइल तो आपकी बड़ी प्यारी है हुजूर वाला, ये जानने का मैं तमन्नाई हूँ सर, ये सब्जियाँ सस्ती होने पर इतना मतलब खुशी, जो कुछ अवाम के तसर्रुफ से बाहर चला गया, मेरे ख्याल है उसका शायबा तक नहीं है मेरे वसीहा को, वरना ये हंसी जो है वो रुखसत हो चुकी होती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूरुल आरफीन सिद्दीकी साहब, लफ्ज़ों का जादू, फ़िक्रों की तीरंदाजी और पूरे माहौल से सोगवारियाँ, उदासियाँ, नाखुशगवारियाँ इकट्ठे करके आप जो ये मेरी जंग हम जैसे मजलूमों के साथ शुरू करते हैं, मैं तो आपको सलूट पेश कर सकता हूँ। अभी पूरा पाकिस्तान का मीडिया पिछले 4 माह एक लफ्ज़ इस्तेमाल करता रहा, टमाटर 300 रुपये किलो, 350 रुपये किलो, 400 रुपये किलो, और तमाम ऐवान, पंजाब असम्बली, नेशनल असम्बली और सेनेट, और फिर जनाब ज़िले सुबहानी, आपके भी इरशादात आलिया तमाम निकाल कर देख लें। तो इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर हैं, अगर उन्होंने एक चीज़ लोगों तक पहुँचाई कि सब्जियात सस्ती हो गई हैं, तो कोई इतनी बुरी बात नहीं है। आप क्या चाहते हैं, भाई सस्ती ना हो, या सब लोग चाहते हैं ये भी महंगी हो जाए? नहीं, मैं ये चाहता हूं, मैं आपको बता देता हूं, मैं ये चाहता हूं कि इस दौरान में जो गंदुम और चीनी के बहरान में जिसने अरबों रुपए कमाए, जाहिर है कि वो कोई अपना तो होगा नहीं, ये तो पहले ही वो बता चुके हैं, तहकीकात करने वाले जाएं चूल्हे भाड़ में। अब ये पता चलना है कि ये दरअसल ये कैसर शेख साहब ने ये अरबों रुपए कमाए, या आजिज़ धामरा ने, या नूरुल आरफीन सिद्दीकी ने। देखिए, ना कैसर शेख साहब का मैं नाम ले सकता हूँ, ना मैं आजिज़ धामरा साहब का, और आपके सामने तो मेरी जुर्रत नहीं है हुजूर, मैंने जान बख्शी करवानी है, मैंने अपने ऊपर कोई FIR नहीं बनवानी कि मैं आप पर कोई इल्ज़ाम लगा दूँ बगैर तस्दीक करे। मैं समझता हूँ इमरान खान साहब ने जब ये इंडिकेट कर दिया कि हम उस किसी शख्स को नहीं छोड़ेंगे जो पाकिस्तानी अवाम के लिए मुश्किलात पैदा कर रहा है। अभी आपने देखा, अभी हमारे रहीम यार खान से, खानपुर से एक MNA, मुंतखब MNA, मैं अब नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने एक बहुत बड़ी रैली मुनक्किद की महंगाई के खिलाफ, और अगले रोज़ उनके ज़ाती स्टोर से 66,000 चीनी की बोरियां बरामद हो गई। मेरे भाई, यहाँ सिस्टम का DNA करप्ट हुआ है। यहाँ हर शख्स ये चाहता है कि वो सिर्फ अच्छी तनकीद करे और दुनिया के हर कानून और कायदे से अपने आप को बालातर कर ले। मैं समझता हूँ आप बिल्कुल सही फरमाते हैं, आप निशानदही करते हैं, आप दर्द दिल रखते हैं, आप इस कौम की नब्ज़ पर हाथ रखते हैं। अल्लाह ने आपको बोलने की सलाहियत दी है, लफ्ज़ों का बेपनाह ख़जाना आपके पास है, पहले ज़ुबान है। मेरी तो ज़रूरत नहीं है कि मैं आपके साथ किसी तरह कम्पीट करूँ, लेकिन मैं आपको ये अर्ज़ करूँगा, खुदारा आप ये देखें कि जिस प्राइम मिनिस्टर ने
लोगों की नब्ज पर हाथ रखते हुए उस पूरे मसले को टेकअप किया। ना सिर्फ अपनी जमात के लोगों को, अगर कोई है, देखें आज पाकिस्तान में मीडिया आजाद है, अदालतें आजाद हैं, इतनी बड़ी स्ट्रांग अपोजिशन प्रोविंशियल असेंबली में और नेशनल असेंबली में शायद बाजी में कभी ना रही हो। मैंने भी सोचा था कि कोई इस तरह का वाकया तो ये लोग सुनता रहूंगा, आपके मुंह से जो फूल झड़ रहे हैं मैं उसकी बारिश में नहाता रहूंगा, लेकिन आखिर में ये जो शगुफा आपने छोड़ा है मीडिया की आज़ादी का, मेरा ख्याल है कि बस हो गया। इससे पहले कि मैं कहका मार के जो है वो माहौल दरम बरम कर दूँ, मैं कैसर शेख साहब के पास जाने की गुस्ताखी करूंगा। कैसर शेख साहब, हुजूर वाला, सर ये नैब को जो एक और सुबकी हुई है, सर ये आपके ख्याल में कोई माने रखती है? क्योंकि ये तो आदि से होते जा रहे हैं मेरे ख्याल है, जिसको पकड़ा जिसको उठाया उसकी ज़मानत हो गई, जिसको पकड़ा जिसको उठाया उसके खिलाफ कुछ नहीं मिल रहा, उसके बाद फिर वो जाते हैं कि भाई इसकी ज़मानत क्यों हो गई, फलाना ढिकाना, और फिर एक प्रेस रिलीज़ जारी हो जाती है कि जी फलाना ने ये किया और ढिकाना ने ये किया और कौमी ख़जाने में हमने इतने जमा कराए। वो कहाँ से आए, किधर से आए, किसकी जेब से आए, कैसे आए, ये अल्लाह जाने और वो खुद जाने। हुजूर कुछ फरमाइए। नूरुल्लाह सदीकी साहब, आपने बड़े अच्छे तरीके से ये प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। सबसे पहले तो मैं नेमतुल्लाह खान साहब, कराची के शहरी होने के नाते मैं उनकी खिदमात को सराहूँगा। वाकई उन्होंने एक बहुत ही ऐसा परफॉर्म किया है और उनकी खिदमात हर एक सराहता है, चाहे किसी पार्टी से हो। उन्होंने जो यहाँ काम किया है कराची के लिए, मैं क्योंकि यहीं रहता हूँ और मुझे अंदाज़ा है कि किस जद्दोजहद, जिस मेहनत से उन्होंने ये काम कराची के लिए किया है, वो बहुत अरसा याद रहेगा और अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आपने नैब का पूछा जी, नैब तो अभी देखिए ना, जो केस भी नैब ने किया है वो सारे का सारा, किसी को 6 महीने, किसी को 8 महीने रखा, और आज प्रोसिक्यूशन इनका ये है कि ख़ुद अदालत कह रही है आपके पास कोई केस है, आप बग़ैर किसी तफसील के, बग़ैर किसी एविडेंस के आप लोगों को पकड़ लेते हैं। और बड़े बड़े इलेक्टेड लोगों को आज कोर्ट ने कहा ना कि उनका हक़ है कि वो अपने इलाके की खिदमत करें, लोगों को उनके मसाइल का हल निकालें, तो आपने उनको पकड़ के रखा हुआ है और कोई प्रूफ तो है नहीं। तो नैब को तो आपने सही कहा, उनकी तो एक किस्म की अभी रूटीन हो गई है कि वो हर तकरीबन किसी को भी उन्होंने पॉलिटिशियन को पकड़ा है तो वो तो उसको ज़मानत हो गई है और कोई एविडेंस ही उनके पास नहीं है। तो इस तरीके से, और ये भी आपको पता है कि सारा यूरोपियन यूनियन के उन्होंने भी ये कहा है कि आपका जो नैब का है वो तो ज़्यादातर अपोजिशन को ही उसको आप टारगेट कर रहे हैं और सबके साथ इवन हैंडेड नहीं है। तो बहरहाल नैब एक इदारा था, उसने एक कहा था कि लूटी हुई दौलत हम वापस लाएंगे। मुझे नहीं पता कि कितनी दौलत है, क्योंकि पाकिस्तान में एस्टीमेट ये है नूरुल्लाह आरफीन सदीकी साहब कि पाकिस्तान में तकरीबन 4000 अरब रुपए सालाना की करप्शन होती है, और ये अंडर इनवॉइसिंग भी है, स्मगलिंग भी है, मिस अप्रोप्रिएशन भी है, और स्मगलिंग उसमें ज़्यादातर जो है वो ब्यूरोक्रेट की है, पॉलिटिशियन की भी है, लेकिन जो परसेंटेज पब्लिक अकाउंट कमेटी में बताई गई वो शायद 12 या 15% है। सर थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है। आजिज़ धामरा साहब जो है वो मेरे साथ मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पर, मैं उनसे ज़रा बात कर लूँ फिर मैं आपकी जानिब आता हूँ। आजिज़ धामरा साहब, सर शो में खुशामदीद कहते हैं आपको। ये मुझे बताइएगा सर, वज़ीर आला सिंध ने फरमाया है कि मुराद सईद ने मुलाकात से इनकार कर दिया। सर ये तो दोनों का वक्त बच गया, अच्छा ही हुआ मेरा ख्याल है, इस पर रोने पीटने से क्या फ़ायदा। दूसरी शिकायत जो उन्होंने की है वो ये कि सेवन जामशोरो शाहरा तामीर न करना मुझसे ज़्यादती है। हुजूर सूबे के अवाम से उनकी नाक के नीचे जिस बुलंद वज़ीर आला हाउस में वो मुतमक्किन है, जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं उसका कुछ इदराक है। कल 3 साल के एक मासूम को उसकी डेड बॉडी ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिली। अखबारात की जीनत बन चुकी ये खबर कि हर 96,000 नफूस पर एक एम्बुलेंस सूबह सिंध में लोगों को मुयस्सर है। हुजूर मतलब कुछ कहिए आप, इससे पहले कि मजीद बोलता चले जाऊं मैं। मेरे ख्याल में आप पूरी बात अगर कर लें नूरुल आरफीन तो मैं सबके जवाब दे दूं आपको, मगर जहां तक आपने सवाल रखा है, देखें जहां तक आपने एम्बुलेंस की बात की, किसी बच्चे की फौतगी की बात की, ये इश्यूज अपनी जगह हर हुकूमत के साथ हैं। सिंध को फोकस करके वो रिपोर्टिंग की जाती है, वो अलग बात है। बिल्कुल सिंध के अवाम के साथ ये इंसाफ है आप जैसे मीडिया के दोस्तों का कि वो जहां भी कोई इशू होता है तो उसको रिपोर्ट किया जाता है और सिंध की जो चीजें हैं वो रिपोर्ट होती रहती हैं प्रॉपर तरीके से। बाकी अगर नहीं होती तो मेरे ख्याल में वहां पर सारे मामला ठीक हैं और कोई वहां पर गवर्नर्स के इशू नहीं होते और अवाम जो है वो इतनी सुकून की नींद सो रही है
कि ना तो आप जैसे दोस्तों को उनके लिए पॉइंट आउट करने की जरूरत होती है ना कि मगर ठीक है, गवर्नेंस के इशू पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट नहीं भी रही, कोई भी हुकूमत आए तो ये इश्यूज जो हैं कहीं ना कहीं से ये सर उठाते हैं। जहां तक आपने बात की कि चीफ मिनिस्टर साहब ने ये क्यों कहा कि जो 7 जामशोरो रोड है उसके लिए वफाक पार्टनर है, सूबे ने अपने सारे फंड दे दिए हैं, मगर वो अभी तक सड़क जो है वो तामीर नहीं हो सकी। और आप ये देखते हैं कि आए दिन उस सड़क का नाम ही खूनी सड़क जो है। पूरे सूबे में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, नूरुल आरफीन साहब आप सिंध में रहते हैं, मैं आपको दावत देता हूं, बल्कि आपको ये मालूम होगा कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सिंध का बाकी तमाम सूबों से बेहतर है। मगर जहां जहां फेडरल हमारा पार्टनर है वहां पर अगर काम नहीं होगा तो चीफ मिनिस्टर साहब ने ये पॉइंट आउट बिल्कुल की है। कराची की बहुत सारी शाहराहें, बहुत सारे अंडरपासेस, बहुत सारी पुलें बन चुकी हैं और सूबाई गवर्नमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रही है। मगर इशू सिर्फ ये आ रहा है कि जहां तक फेडरल को अपना पार्ट अदा करना है किसी भी सूबे में तरक्की के लिए, वो पार्ट अदा नहीं कर रहे हैं। बाकी सूबों के चीफ मिनिस्टर अगर पॉइंट आउट नहीं करते और सिंध करता है तो मेरे ख्याल में ये कोई बुरी बात नहीं है। गॉट योर पॉइंट आजिज धामरा साहब। हुजूर वाला, आपसे थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है, मेरे साथ आप अगले सेगमेंट में भी अगर रहें तो मैं मशकूर हूँगा। लेकिन इससे पहले कि मैं ब्रेक पर जाऊँ, एक मुख्तसर सा मेरा ख्याल है कि टाकरा नदीम कुरैशी साहब से हो जाए। नदीम कुरैशी साहब, सर उलझाइएगा मत, लाल गुलाबी बातें मत कीजिएगा, लच्छेदार गुफ्तगू से एतराज़ की दरख्वास्त है। हुजूर बिटवीन द लाइन आंसर चाहिए। पाकिस्तान में कितने मौसम होते हैं सर, 4 या 12? देखिए, मैं आपसे अर्ज करूं, पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह 4 मौसम है और इसके साथ साथ जितने मौसम है, चूंकि एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हूं और मैं आपको एक अर्ज करूंगा, अगर आप एक एक लफ्ज़ को किसी शख्स के किसी पैगाम को आप ओरिजिनल हालत में भी मार्केट में जाने दिया करें, लोगों तक पहुंचने दिया करें। अच्छा, पाकिस्तान मजे की बात यह है कि मैंने कुछ भी नहीं कहा है। मेरी बात सुन ले, मेरी तो सुन लेना हुजूर वाला। जिले सुबहानी देखें, मैं हमेशा आपसे जान की अमान पाकर अर्ज करता हूँ, मेरी जरूरत नहीं है मैं आपसे लफ्ज़ों का मुकाबला कर सकूँ। मैं आपसे कर्ज कर रहा हूँ, पाकिस्तान में जो जोग्राफिकल हालात हैं और पाकिस्तान की जो अल्लाह करीम ने जिन नेमतों से पाकिस्तान को नवाजा है, पाकिस्तान वो खुशकिस्मत खित्ता अर्ज है जहाँ दुनिया की बेस्ट फ्रूट्स, बेस्ट वेजिटेबल्स क्लाइमेटिक फैक्टर की वजह से हो सकती हैं, हो रही हैं और होती रहेंगी इंशाल्लाह ताला। लेकिन सर तो पाकिस्तान इसमें कोई शक नहीं है, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे आई एम प्राउड ऑफ माय ओन होमलैंड सर। लेकिन मेरी बात को प्लीज़ डू नॉट मिसअंडरस्टैंड मी। पाकिस्तान एक एतबार से बदनसीब भी तो है, क्योंकि यहाँ के दरख्त जो है वो आपकी हुकूमत आने से पहले जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते थे, आप लोग जैसे ही आए वो ऑक्सीजन खारिज करने लगे। जब आप लोग आए तो हमें माशरती उलूम में जो कुछ पढ़ाया था वो उल्टा हो गया, हमें ये पढ़ा दिया गया, कुछ और पढ़ा दिया गया था। और अब हमें मसीहा ने ये पढ़ाया है कि तुर्कों ने हिंदुस्तान पर 600 साल हुकूमत की। पहले हमें कुछ और पढ़ाया गया था और अब हमें नई किताब के तहत ये बताया गया है कि जर्मनी और जापान का बॉर्डर एक सा है। पहले हमें ये बताया गया था कि सिर्फ 4 मौसम होते हैं साल में, और अब हमें ये बताया गया है, जिस पर आप जो है वो माशाल्लाह इतनी सेरासिल गुफ्तगू फरमा रहे हैं कि अब हमारे पास 12 मौसम है। चलें, अल्लाह की देन है, बहरहाल है तो वसूल फरमा लेते हैं। यहाँ ब्रेक का टाइम हो गया है, ब्रेक पर जाएंगे नाजरीन। आते हैं तो कुछ और मौजूआत हैं जिनका अहाता करना अभी बाकी है। वेलकम बैक नाज़रीन। बदस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं कैसर शेख साहब। हुजूर वाला नवाज शरीफ साहब की ज़मानत में तौसीक़ की दरख्वास्त मुस्तरद करने पर वाला चे मानी दारद हुजूर कभी खबर जारी होती है कि हालत बहुत नाजुक है, कभी खबर जारी होती है कि जी आज ऑपरेशन हो रहा है, राना सनाउल्लाह साहब इसकी सोर्स होते हैं, फिर उसके बाद शाम तक तरदीद आ जाती है कि जी ऐसा कुछ नहीं हो रहा। हुजूर नज़रिए ज़रूरत के तहत ही सही पाकिस्तान के पहले मेडिकल NRO के ज़रिए पाकिस्तान से एक मरतबा फिर बाहर जाने का शर्फ हासिल हुआ कायदीन को। उसके बाद परवेज़ रशीद साहब एक अजीब सी बात कर रहे हैं कि मरीम नवाज़ को खामोशी का ताना देना मुनासिब नहीं। नज़रिया ज़रूरत के तहत ही खामोशी का जो है वो चोला धारण किया गया है, ये तो सब जानते हैं। अब बात करें तो ताना देना हो जाता है, कुछ कहिए सर। नहीं, आप बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, कोई ताना नहीं है, जो चीज़ें वो सामने हैं सबके। पहले मरीम नवाज़ काफ़ी जलसे भी अटेंड मीटिंग कर रही थी,
उनकी मीटिंग को कवर भी नहीं किया जाता था। अब वो बिल्कुल चुप है और हम सब के लिए भी ये हम भी पूछते हैं अपनी पार्टी में कि क्या वजूहत हैं। और मैंने अब ये पार्टी मीटिंग हुई उसमें ये बात पूछी कि एकदम ये बड़ा अच्छा हुआ जो हमने आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का यूनानिमस फैसला किया और हम सब ने इस बात को सराहा। लेकिन मैंने उस मीटिंग में भी पूछा ये पहले जो था वो तब्दीली क्यों आई, उसकी वजूहत क्या है। बहरहाल सारी चीज़ें पार्टी में डिस्कस नहीं होती। नूरुल आरफीन, आप एक तो प्रोग्राम बहुत अच्छा करते हैं, मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा। आपने शुरू में कहा ना, देखिए हमारे यहाँ इंसानी बहबूद पे तो कुछ हुआ नहीं। आपने कहा कि ये एम्बुलेंस जो है हज़ारों लोगों पे है और जहाँ हमारा 1.25 लाख एक बंदे का फ़ी का जो कर्ज़ा था ना, जब ये हुकूमत आई उससे पहले 1.25 लाख था फ़ी हर फर्द पे कर्ज़ा, अब वो 2 लाख हो गया। पहले भी बहुत ज़्यादा था, ये नहीं कि वो कम था, वो ज़्यादा था, अब और बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो हमने तो ख्याल ही नहीं किया ना। ये जो कुछ हो रहा है आपके सामने है, अल्लाह ताला मियाँ नवाज शरीफ साहब को सेहत दे। और वाकई वो सीरियस बीमार है। मैं अभी शमसीर साहब की बात सुन रहा था, ये जो आगा खान हॉस्पिटल के स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि हर ऐरा गैरा जो जिसको पूरा पता भी नहीं होता मेडिकल के बारे में वो डिस्कस कर लेता है हर चैनल पे, हालांकि वो बड़े सीरियस उनका मैटर है। अल्लाह करे वो शफा उनको हो और वो जल्दी वापस आएँ। हमारी सबकी ख्वाहिश है कि वो जल्दी वापस आएँ। और जो भी हो रही देखे ना, किसी भी बीमारी पे खुद प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि नहीं डिस्कस करें। अब वो उन्होंने खुद यूनानिमसली फैसला किया अपनी काबीना में कि बड़े सख्त बीमार हैं। अब लेटेस्ट ये ज़रूर है कि उनकी रिपोर्टें आनी चाहिए। मैं भी कहता हूँ कि उनकी रिपोर्टें हमारी हाई कमीशन के थ्रू आनी चाहिए और पता लगना चाहिए कौम को कि उनकी बीमारी की नोयत क्या है, वो क्या इलाज करवा रहे हैं। लेकिन जो थोड़ी बहुत हमारे पास मालूमात है वो ये है कि क्योंकि उनके कई बाईपास ऑपरेशन हो चुके हैं और उनका अभी ये कह रहे थे जो कि कह रहे थे ना कि अभी 20-22% उनका खून जो है उनमें हार्ट में उनकी रसद नहीं हो रही। तो तारड़ साहब कह रहे थे। तो लेटेस्ट रिपोर्ट्स आनी चाहिए मैं समझता हूँ, क्योंकि अदालत ने ही उनको भेजा है। और ये अगर कोई पंजाब हुकूमत को कोई ऑब्जेक्शन है तो ज़रूर अदालत में रेफ़र करे और अदालत फैसला करेगी। जो कुछ भी फैसला हो रहा है अदालत के थ्रू हो रहा है। इसको आजिज़ धामरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सेहत पे मैं समझता हूँ कि कोई धामरा साहब, मैं धामरा साहब की तरफ जाना चाहूँगा कैसर शेख साहब आपकी इजाज़त से। धामरा साहब, हुजूर वाला सर ये पूछना था कि कमर जमान कायरा साहब फरमा रहे हैं हुकूमत मजीद चली तो पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान होगा। ये आपने ताना हुकूमत को खामखा क्यों दे दिया? हुकूमत मजीद चली, हुकूमत चल कहाँ रही है? हुकूमत तो चल चलाओ की तरफ है, ऐसा कुछ लोगों को लगता है। मेरी दुआ है कि हुकूमत अपना टेन्योर पूरा करे। हुजूर वाला दूसरा, अगर हुकूमत चल रही है तो जाहिर है इसमें आप लोगों का ताउन भी तो हासिल है उसको। आप लोगों की जो है वो ओबीडियंट किस्म की चीकू बच्चे टाइप की अपोजिशन, तो हुकूमत को ही कोसने से कब तक काम चलाते रहेंगे? देखिए नूरुल आरफीन साहब, मेरे ख्याल में आप और कमर जमा कायरा साहब दोनों सही है। जो भी आपने तबसरा किया हुकूमत के बारे में वो भी ठीक है, और कमर जमा कायरा साहब ने जो बात की वो भी बिल्कुल ठीक है कि ये अब सिर्फ कमर जमा कायरा साहब नहीं कह रहे, ये पूरी कौम कह रही है। और पता नहीं क्यों अब इनको सुनाई नहीं देती। अब देखें सोशल मीडिया पे जब बहुत सारे ऐसे अवाम हैं जो बाजारों में हैं, जो गलियों में मोहल्लों में हैं, जो डायरेक्ट सुनामी जो इनका फेवरेट एक नारा था उसमें डूबी हुई है महंगाई की सुनामी में कौम, मगर उनकी आवाज आपके इन चैनल पे नहीं होती, मगर वो सोशल मीडिया के थ्रू अपनी आवाज जो है वो पहुंचाते हैं। तो अब सोशल मीडिया इनको अच्छी नहीं लग रही। ये आपको तो पता होगा ना कि सोशल मीडिया जो पहले जब ये अपोजिशन में थे तो बहुत अच्छी लग रही थी कि आपको, मुझको और मेरी क़यादत को गालियां देते थे, तो सोशल मीडिया बिल्कुल ठीक थी। आज इनसे अगर जेन्युइन सवाल करे सोशल मीडिया तो सोशल मीडिया बिल्कुल बुरी हो चुकी है। ठीक है, कोई क्राइटेरिया जरूर होना चाहिए, मगर एक आवाज है सोशल मीडिया, उसका गला दबाने के इस पे आ गए। भाई आप सही काम कर रहे हैं, आप तो कौम के मसीहा हैं, आपकी डायरेक्शन ठीक है, आप टैक्स जो है वो कलेक्ट कर रहे हैं और मईशत को ठीक कर रहे हैं, महंगाई नहीं है इस मुल्क में, तो सोशल मीडिया का गला क्यों दबा रहे हैं? इसलिए आपने जो तबसरा किया वो और कमर जमा कायरा ने जो तबसरा किया वो बिल्कुल ठीक है। और जहां तक आपका ये सवाल था कि अपोजिशन जो है वो हम जैसी है इसलिए ये हुकूमत चलेगी, देखें अपोजिशन ये खुशनसीब हुकूमत है कि इस तरह एक मैच्योर और दानिशमंद अपोजिशन का सामना करना पड़ रहा है कि जो अपोजिशन सिर्फ इस पॉइंट से कि इनकी हुकूमत गिर जाए और हम बाहर आ जाएं, मगर ये आपके चैनल, आपके तबसरे, हमारी बातचीत, सोशल मीडिया पे बातचीत, यही तो एक पॉइंट ऑफ व्यू है जो हम कौम के सामने रखना चाहते हैं। पहले प्राइवेट चैनल नहीं थे, पहले मीडिया की एक्सेस नहीं थी, पहले सोशल मीडिया नहीं थी,
तो जलसे होते थे, जुलूस निकलते थे, धरने होते थे, ताकि हमारी आवाज जो है वो आवाम तक थ्रू प्रिंट मीडिया के तौर पर पहुंचे। अब ये सारी जो बातें हम कर रहे हैं वो यही तो एक नुक्ता निगाह है जो कौम के सामने है, और कौम खुद, अब कौम आपका और मेरा इंतजार नूरुल आरफीन साहब नहीं कर रही। कौम जो है वो बाजारों से डायरेक्ट वो पुकार जो है कौम की वो आ रही है, सामने आ रही है, पूरी दुनिया के सामने आ रही है। तो बहरहाल इश्यू सिर्फ ये है, हुक्मरान तब इस आवाज को समझेंगे और अपनी दिल से लगाएंगे कि हाँ ये वही सोशल मीडिया है जिसपे आवाम की आवाज आती थी। आज वो आवाम और सोशल मीडिया और आप जैसे एंकर और आप जैसे चैनल वो इनको अच्छे नहीं लगते। राइट। नदीम कुरैशी साहब, हुजूर वाला, इसी बात को थोड़ा सा आगे लेकर के चलूंगा। सर, क्या वजह है कि जब तक फायदे का खेल था तब तक तो सब कुछ अच्छा था, अब खान साहब को ये भी अच्छा नहीं लगता कि आवाम से बाज़ारों में जाकर के इंटरव्यू किया जाए, उनसे ये पूछा जाए कि कहीं महंगाई आपको सता तो नहीं रही? अब उसमें भी वो जो है वो साजिश का पहलू ढूंढ रहे होते हैं मेरे सरकार। वो एक मीडिया जिसको अंधे की लाठी की तरह आपने यूज़ किया, और जाहिर है ये सब कुछ फी सबीलिल्लाह नहीं हुआ था। इसमें जो फंड्स जाहिर है के इस्तेमाल हुए होंगे उसका भी अंदाज़ा लगाया ही जा सकता है। जाहिर है यहाँ तो कोई किसी को बगैर मतलब सलाम नहीं करता, तो प्रोग्राम करना चैमानी दारद। हुजूर कुछ कहिए। देखिए सदीकी साहब, एक तो मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने दुआ फरमाई कि हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। इंशाल्लाह ऐसा होगा। आप सिद्दीकी हैं और सिद्दीक हैं, सच बोलते हैं आप, आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी। और जहाँ तक मेरे भाई आजिज़ धामरा साहब, मैं आजिज़ी के साथ अर्ज़ करूँगा, और कमर ज़मान कायरा साहब, इन्होंने, मुझे नहीं मालूम कौम का नाम किन लोगों का नाम रखा हुआ है। पूरी कौम इनके साथ अगर होती, कभी भी हुकूमतें कौमों की पुष्पनाही के बगैर नहीं चला करती। पाकिस्तानी कौम बड़ी बहादुर है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने नारा लगाया था, घास खाएंगे एटम बम बनाएंगे। ये वही कौम है। अगर वक्ती तौर पर कोई सख्ती आ भी गई है, कौम उसको फेस करेगी। पाकिस्तान ना सिर्फ इंटरनेशनल चैलेंजेस को फेस कर रहा है, कौम तो फेस कर रही है, लेकिन मेरे मोहतरम मसीहा क्यों उसको फेस नहीं कर रहे हैं सर, ये पूछना था। देखें एक ऐसा शख्स जिसने 22 साल गैर रिवायती अंदाज में जद्दोजहद की, आप जितनी मर्जी तनकीद करें, पाकिस्तान की तारीख का पहला प्राइम मिनिस्टर, पहली हुकूमत के सारी तोपों का रुख उनकी तरफ, हर अच्छी बात को भी बुरे अंदाज में पेंट किया जाना, हर खुशसूरत चीज़ को भी नागवारी का इजहार करना। मैं पहले एक चीज़ कैटेगोरिकली बता दूं, किसी सोशल मीडिया पर कोई पाबंदी लगने नहीं जा रही। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको वक्त के साथ साथ किसी तरतीब, कायदे कानून और ज़ाब्ते के तहत लाया जाना चाहिए। लेकिन सोशल मीडिया पर जितनी तनकीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर, और आप खुद देखें ना जनाबे वाला, अगर आप 60 मिनट इजहार ख्याल फरमाते हैं, उसमें से 45 मिनट जनाब की तोपों का रुख हम मजलूमों की तरफ होता है, लेकिन हम खुशगवारी से महसूस करते हैं कि आपने खुशगवारी ऑनियर होती है, पर्दा सीमी के पीछे जो कुछ हो रहा होता है वो आपको भी अच्छी तरह इल्म है। तो ये बात तो मत कीजिए, मैं सीरियस हूँ, आज मुझे सीरियस प्रोग्राम कंडक्ट करना था। आप हैं कि मुझे हंसाने पे तुले हुए। देखिए सिद्दीकी साहब, मैं सच्चे तौर पे आपका फैन हूं। मैं समझता हूं आप लोग हर उस हुक्मरान को जो अपने रास्ते से हटता है सही राह दिखाने में रोल प्ले करते हैं। आपको एक अर्ज कर दूं, इमरान खान मजबूत आसाब के शख्स हैं। इमरान खान के कोई वेस्टर्न इंटरेस्ट नहीं है। राइट सर, गॉट योर पॉइंट। आजिज़ धामरा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ वक्त हुआ एक मुख्तसर सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के मंगा तो आजिज़ धामरा साहब कोई पॉइंट ऐड करना चाह रहे हैं, हम उनकी तरफ जाएंगे। एक मुख्तसर सा वक्फा। इस्लामी मराइल शो के आन पहुंचे हैं। आजिज़ धामरा साहब ब्रेक पर जाने से पहले कोई पॉइंट ऐड करना चाह रहे थे। आजिज़ धामरा साहब, हुजूर वाला बहुत माजरत, लेकिन मुझे ब्रेक लेना ही था। हुजूर फरमाइए, क्या कहना चाहते थे? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरे बड़े मोहतरम भाई हैं नदीम कुरैशी साहब, उन्होंने जो हवाला दिया कि हम सोशल मीडिया को रोकने नहीं चाहते हैं और तोपों का रुख जो है वो बेचारे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब के पास हैं, जो बड़े सादा हैं और जिनको पता नहीं कि जर्मनी और जापान की जो सरहदें वो मिलती हैं। तो मेरे ख्याल में ये जो अभी आपने सवाल उठाया 12 मौसमों वाला, ये आपकी नालायकी है या खुद प्राइम मिनिस्टर साहब की कोई, इसमें मैं नालायकी का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा हूँ क्योंकि हमें बड़ा एहतराम होता है ओहदों का,
मैं आपके लिए तो कह सकता हूं कि आप नाराज भी होंगे तो मैं माजरत कर लूंगा। तो आप इस तरह की बातें क्यों करते हैं प्राइम मिनिस्टर के लिए कि 12 मौसम है और जापान और जर्मन की जो है वो सरहदें मिलती हैं आपस में, या हजरत ईसा का जिक्र तारीख में है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो इस तरह की बातें अगर प्राइम मिनिस्टर साहब करते हैं तो ये आपकी जो है वो कोताही है कि उसको आप कोट करते हैं। सर अब आप देखिए, मैं मुख्तसर से एक सवाल में कैसे अपनी जो कोताही है उसको छुपा जाऊंगा। आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए एक मुख्तसर सा सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। हुजूर, बिल आखिर वो कारनामा हो गया जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। शर्जील मेमन पर शराब बरामदगी केस में फर्द जुर्म आयद कर दी गई। गोया इतने अरसे के बाद पता चल गया कि वो मलगूबा शहद और जैतून के तेल का नहीं था, वो दर हकीकत उम्मुल खबाइस का था। मुख्तसर सा आप कोई कमेंट कीजिए, उसके बाद फिर बात को यहीं दफन कर देते हैं। जी, मैं यही बात कह रहा हूँ कि जब पहला रेड हुआ था और बाबा जी ने जो रेड किया था उस वक्त ये वीडियो बना देनी चाहिए थी और ये लिबर्टी में चली जानी चाहिए थी, मगर वो उस टाइम वापस चले गए। बाद में बाबा जी को ये ख्याल आया कि मुझसे कोई गलती हो गई है और गलती के बाद फिर रेड होता है और वो वहाँ पर शहद पाई जाती है। मगर आपको ये मालूम है, जब धरना हो रहा था, लॉकडाउन का ऐलान हुआ था, तो बड़े बालों वाले एक वजीर हैं जो वफाकी काबीना में बैठे हुए हैं, उनसे भी कोई शहद निकली थी, कोई बोतलें निकली थी और उस वक्त की उनकी मुखालिफ हुकूमत ने ये बात की थी कि ये शहद नहीं कुछ और है। मगर यहाँ तो बाबा जी ने पहली जो रेड किया था शर्जील के कमरे में, वो उन्होंने कोई नोटिस नहीं लिया, बाद में आके उन्होंने नोटिस लिया। तो बड़ा डिफरेंस है बड़े बालों वाली उस शख्सियत की जो शहद वाली बात में और शर्जील वाली बात में। राइट सर। अच्छा, कैसर शेख साहब के पास मैं जाऊंगा। सर हुजूर वाला कैसर शेख साहब, सर ये मुझे बताइए, अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो वक्त गुजरने के साथ चोला बदलकर शीन लीग बन गई थी, शहबाज लीग बन गई थी, अब वो पता नहीं किस कालिब में ढली है, कुछ पता नहीं चल रहा। सर नून लीग का किस्सा यहीं तमाम समझें या उसके बाद फिर खेल में कोई नया ट्विस्ट भी हम मुतवक्को रखें कि कुछ हो सकता है, फिर दोबारा कोई ग्रीन सिग्नल कहीं से आएगा, फिर दोबारा तब्दीली की हवाएं चलेंगी और गुरुकुल की जो है वो क्या कहते हैं अनाने इक़्तिदार वो फिर अमिताभ बच्चन के हाथ में आएगी? कोई इस तरह की मोहब्बत फिल्म वाला कोई सीन हो सकता है? नूरुल आरफीन, देखिए ना, आपने ख़ुद ये कहा, ये जिन्होंने 100 दिनों में इनकलाब बर्पा करना था वो तो उनके अब चल चलाओ का वक्त आ गया और 100 हफ्ते हो गए, तो ये तो कुछ परफॉर्म कर नहीं सके। अब देखिए ना, हमारा वक्त में, ये मैं नहीं कहता कि हम सब अच्छा था हमारे वक्त में, हमारे वक्त का और इनका मुकाबला करके देख लीजिए। आवाम ने तो यही देखना है ना। उस वक्त महंगाई का आलम क्या था, 5-6% थी, आज महंगाई 11-12% है कम अज़ कम। अभी उस वक्त क्या था कि 1.25 लाख एक बंदे के ऊपर कर्ज था, आज वो 2 लाख हो गया है और कोई रिज़ल्ट है नहीं। उसके अलावा आप मुझे बता दीजिए कि किसी किस्म का कोई इन्होंने रिज़ल्ट दिया। इन्होंने तो पता नहीं क्या क्या, अब बेरोज़गारी है तो तकरीबन 18 लाख लोग बेरोज़गार हो गए हैं जो एस्टिमेट है, और इन्होंने तो 1 करोड़ लोगों को नौकरियां देनी थी। अब रोज़ तो यू टर्न है। तो आप बताइए, पाकिस्तान में इन पार्टियों में से ही किसी ने आगे आना है ना, और आप तो आवाम के सामने है जो कोई रिज़ल्ट हैं। हमने लॉ एंड ऑर्डर की जो सूरत हाल मैं और आप कराची में देखते थे नून लीग के आने से पहले, आप नूरुल आरफीन से ही बताइएगा क्या कोई इम्प्रूवमेंट हुई थी हमारे दौर में लॉ एंड ऑर्डर की? क्या जो सरहदों पे जो कुछ हुआ, जो टेररिज्म के खिलाफ जो काम हुए, वो क्या कितने थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है क्योंकि शो को वाइंड अप करना है तो रस्म ही सही, लेकिन बहरहाल मुझे नदीम कुरैशी साहब के पास जाना पड़ेगा। नदीम कुरैशी साहब, हुजूर वाला, सर ये मुझे बताइए, नौकरियों की बात चली, नौकरी तो कल खान साहब ने बताया था कि नौकरी देंगे। जब बेरी के दरख्त पे चढ़ूंगा, वहाँ से शहद निकालूंगा, उसके बाद फिर कोई पार्टी लगेगी, उसके बाद वो शहद बिकेगा, उसके बाद फिर शहद बिकने के बाद लोगों को रोज़गार मैसर आएगा। अच्छा, इससे पहले शहरियार आफरीदी ने भी बताया था कि वो चर्च जो है अल्लाह मारी जिससे लोग झूमते हैं, उससे उसकी फैक्ट्री लगा करके और वो दवाएं बनाएंगे। तो मंसूबे तो अल्लाह का शुक्र है काफ़ी नादिर और नायाब किस्म के हैं हमारी हुकूमत के पास। ये अलग बात कि लोग उल्टा बेरोज़गार ही हुए चले जाते हैं। मुख्तसर जवाब सर, वाइंड अप करना है। सदीकी साहब, एक प्रोग्राम रखें, एक प्रोग्राम रखें जो ये अभी ऑरेंज ट्रेन जो लाहौर में, जिसका 2040 तक हमने सूद भी भरना है और अरबों में सब्सिडीज देनी है। शहनशाह अकबर के दौर की जो बाकियात थी वो पाकिस्तान में पिछले 25-30 साल हुक्मरान रही। मैं एक मिडिल क्लास का नुमाइंदा हूँ, गरीब की आवाज़ हूँ। मैं जितना, अगर आप मुतासर है सारे मामला से, मैं भी मुतासर हूँ। मैंने 60,000 वोट लिए। मैं आपको अर्ज़ करूँ,
इमरान खान के कोई वेस्टर्न इंटरेस्ट नहीं है। शेख साहब ने बड़ी खूबसूरत बातें फरमाई और मैं शेख साहब का एहतराम करता हूँ। ये उस फौज की में उस ब्रिगेड में बड़े महज़ब और बड़े मुदल्लल इंसान है। मैं इनसे क्वेश्चन करूँगा, इमरान खान ने को इवन फील्ड प्लांट्स तो अपार्टमेंट्स तो नहीं बनाए? इमरान खान साहब ने इस 1.5 साल में कोई शुगर मिल तो नहीं बनाई? इमरान खान साहब ने पाकिस्तान से पैसा बाहर तो मुंतकिल नहीं किया? Got your point, sir, मगर अनफॉर्चुनेटली आपने निहायत खूबसूरती के साथ मेरे सवाल को इधर उधर कर दिया। लेकिन मैं आपको ये बताते हुए उससे ज़्यादा खुशी महसूस करता हूँ कि सर मैं आपसे ज़्यादा चौकन्ना था। आई वॉज प्रीटी एक्सपेक्टिंग दिस, मुझे पता था कि ऐसा ही होने वाला है। लेकिन बहरहाल चूँकि आप मेरे साथ थे तो आपकी मोहब्बत में मैं ये जहमत भी उठा रखता हूँ। कैसर शेख साहब, नदीम कुरैशी साहब, आजिज़ धामरा साहब, तीनों अपने शो में एक मरतबा फिर उनकी मौजूदगी पर शुक्रिया अदा करते हुए यहाँ वाइंड अप करेंगे। नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म होता है। कल इंशाअल्लाह ताला बशर्ते ज़िंदगी एक मरतबा फिर हाज़िर खिदमत होंगे। फ़ी अमानिल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।